ठीक है, तो हमारे पास कोई इरेगुलर शेप का वायर है जिसको कि किसी भी जनरल ओरिएंटेशन में लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। मतलब पहले की तरह एक कंडीशन तो अभी भी वैलिड है कि वायर को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, लेकिन वायर ना ही स्ट्रेट है और ना ही वायर को हम परपेंडिकुलर रख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी भी इरेगुलर शेप के वायर को, करंट कैरिंग वायर को प्लेस करते हैं और पता लगाते हैं इरेगुलर वायर के ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो स्ट्रैटेजी ऑब्वियस है, बताने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले हमने स्ट्रेट वायर के ऊपर फोर्स कैलकुलेट किया था, वैसे ही हम इस बार भी इरेगुलर शेप की वायर के हर एक एलिमेंट के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ऐड करके हमें टोटल फोर्स आ जाएगा। लेकिन सिचुएशन उतनी भी सिंपल नहीं है जितनी कि सुनने में लग रही है। हमारे पास फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ऑफ एनी शेप, ये इंपॉर्टेंट है। हमारा जो करंट कैरिंग वायर है, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, लेकिन current carrying wire of any shape in uniform magnetic field, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी हम यूनिफॉर्म रख रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स एक्ट करेगा वो बाद में पता लगाएंगे। अगर यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स निकाल लेंगे फिर बाद में सोचेंगे नॉन यूनिफॉर्म में कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इमेजिन करना है कि इस रीजन में बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड लेट अस से magnetic field exists in this region in a direction perpendicular to the plane of board. ठीक है, in a direction inside the plane of board. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बिल्कुल यूनिफॉर्म है। किस डायरेक्शन में? बोर्ड के परपेंडिकुलर इनसाइड, ठीक, इनवर्ड डायरेक्शन में। करंट कैरिंग वायर भी है, इरेगुलर शेप का करंट कैरिंग वायर है। तो इरेगुलर शेप का वायर वो कैसा भी हो सकता है, वो बोर्ड के प्लेन के बाहर उसका कुछ पार्ट होगा, कुछ पार्ट अंदर अंदर होगा, किसी भी जनरल शेप का करंट कैरिंग वायर है। तो एक इरेगुलर शेप का वायर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। एक जनरल इरेगुलर शेप का वायर ले लेते हैं, लेट अस से कुछ इस तरह का है, ठीक है, समझाने के लिए। ठीक है, इसको ऐसे इरेगुलर शेप का कोई वायर है, ठीक है, ऐसा इरेगुलर शेप का वायर है, ठीक है, ए बी। फिर से तुम्हें याद दिला देता हूँ। अच्छा, इसमें करंट, लेट अस से करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है ऐसे, आई, ठीक है, ये स्मॉल आई रहने दो। फिर से तुम्हें याद दिला देता हूँ कि ऑब्वियसली करंट कैरिंग वायर का एक पार्ट मैंने शो किया है और हम अभी इंटरेस्टेड है सिर्फ इस पार्ट के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करने में। ठीक है, ऑब्वियसली करंट हमेशा लूप में एग्जिस्ट करेगी। ओके, स्टेडी करंट लूप में एग्जिस्ट करेगी। थोड़ी देर के लिए तो किसी भी पार्ट में करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो हमें ये वायर दे दिया गया है और वायर के अंदर करंट कितनी पास कर रही है बता दिया गया, आई के इक्वल है। और इस इरेगुलर शेप की वायर को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रेंथ बी में किसी भी जनरल ओरिएंटेशन में प्लेस कर दिया है। हम इस कंप्लीट वायर ए बी के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे पहले ट्राई कर रहे थे, इसको बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, हर एक एलिमेंट के ऊपर
मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे और सारे एलिमेंट्स के ऊपर फोर्सेस को ऐड करेंगे। हर एक एलिमेंट के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करेंगे और हर एक एलिमेंट के फोर्सेस को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद जो भी टोटल फोर्स आएगा वही इस इरेगुलर शेप की वायर के ऊपर नेट फोर्स कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कोई भी इसको इसको बहुत सारे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया और इसमें से कोई एक एलिमेंट में इमेजिन करता हूँ। लेट अस से यहाँ पे वो एक एलिमेंट आता है कुछ, दिस इज एलिमेंट, मान लो इसमें से एक एलिमेंट ड्रॉ किया है। ये एलिमेंट एक करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल। पहले इस एक एलिमेंट के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट के ऊपर फोर्स का एक्सप्रेशन होता है आई डीएल क्रॉस वी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम दोनों इस एक्सप्रेशन से एलिमेंट के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आई करंट, आई यहाँ पे आई करंट है तो इसको आई को आई लिख देते हैं, ठीक है। और लेंथ एलिमेंट डीएल है तो डीएल को डीएल लिख देते हैं। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये जो एलिमेंटल फोर्स का एक्सप्रेशन है, ये जो एलिमेंटल फोर्स का एक्सप्रेशन है, ये बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एलिमेंट के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर तुम्हें सिर्फ इस एलिमेंट के लिए फोर्स की डायरेक्शन पूछी जाएगी तो तुम राइट हैंड रूल से डीएल क्रॉस बी करोगे और फोर्स की डायरेक्शन तुम्हें पता चल जाएगी। इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन कुछ यूं आएगी, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा तो वो इस पर्टिकुलर केस में हम डीएल की डायरेक्शन देखेंगे, बी की डायरेक्शन देखेंगे और फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे आई डी एल बी साइन थीटा, ठीक है, एंगल बिटवीन डीएल एंड बी। ओके, ये तो एलिमेंट के ऊपर फोर्स की बात हुई, एलिमेंट के ऊपर हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया। लेकिन हम एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं कंप्लीट वायर के ऊपर टोटल फोर्स कैलकुलेट करने में। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम सोचेंगे ये तो एक एलिमेंट होगा, उसके बाद वाले एलिमेंट के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। बाद वाले एलिमेंट के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन कुछ इधर आ जाएगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड उसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद वाले एलिमेंट पर फोर्स कैलकुलेट कर देंगे, उससे बाद वाले एलिमेंट पर, और एक एक करके हर एक एलिमेंट पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे और हर एक एलिमेंट के फोर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इन सारे फोर्स एलिमेंट्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें इरेगुलर वायर ए बी के ऊपर टोटल फोर्स पता चल जाएगा। यही करना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम फोर्स ऐड करने जाएंगे तो फोर्स ऐड करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने का मतलब इंटीग्रेट, हमने अभी तक इंटीग्रेशन सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज का सीखा है, ठीक है। स्केलर फंक्शंस को हम इंटीग्रेट करना जानते हैं। तो अगर सीधा हम डीएफ को इंटीग्रेट करते हैं ना, तो डीएफ को इंटीग्रेट करने का मतलब होता है एलिमेंटल फोर्स के मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट करना, ठीक है। लेकिन क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इन सारे एलिमेंट्स के ऊपर फोर्स वेक्टर्स को वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा, और ये उतना सिंपल नहीं है। इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने देखा है कि बहुत सारे एलिमेंटल, तुम्हें थोड़ा याद दिला देता हूँ, याद है फील्ड कैसे कैलकुलेट करते थे? भूल गए हो? ये ऐसे चार्ज वायर था, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे चार्ज रख दिया गया था, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो हम बोलते थे इस तरह के छोटे छोटे एलिमेंट्स लेते हैं, हर एक एलिमेंट की वजह से फोर्स वेक्टर्स को ऐड करना होता था, ठीक है। कैसे ऐड करते थे? वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये है, तुम सोचोगे अगर हम किसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को इंटीग्रेट कर पाते, अगर हमें वेक्टर क्वांटिटीज का इंटीग्रेशन आता, तब तो हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। वेक्टर इंटीग्रेशन से
वेक्टर इंटीग्रेशन करने के बाद डायरेक्टली ये जो क्वांटिटी है ना, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देती। अगर हर एक एलिमेंटल वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें, अगर तुम एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो तुम्हें इंटीग्रेशन वेक्टर क्वांटिटीज का भी करना अगर आता है, तो तुम वेक्टर वेक्टर वाइज ही, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को ही तुम डायरेक्टली इंटीग्रेट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते। लेकिन क्योंकि हमें वेक्टर्स का इंटीग्रेशन करने नहीं आता है, हम सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को ऐड करने के लिए दूसरी ट्रिक यूज करते थे। हम एक्स एक्सिस के अलोंग सारे वेक्टर्स का कंपोनेंट निकालते थे। एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालते थे, और उसी तरह से हर एक एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड के वाई कंपोनेंट को ऐड करके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करते थे। यही करते थे ना। तो वेक्टर्स को ऐड करने एक तरीका हमें पहले से पता है। तो यहाँ पे भी तुम सोच रहे हो, यहाँ पे भी हमें टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, हर एक एलिमेंटल फोर्स वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को ऐड कर दो तो रिजल्टेंट फोर्स का तुम्हें एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा। हर एक एलिमेंटल फोर्स वेक्टर के वाई कंपोनेंट को ऐड कर दो तो तुम्हें रिजल्टेंट फोर्स का वाई कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फॉर्चुनेटली यहाँ पर हमें उतना भी करने की जरूरत नहीं है। मैं इस बार ऐसी चीज करने जा रहा हूँ जो कि तुम अपनी जिंदगी में पहली बार देखने जा रहे हो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ जा करके तुमसे जो भी बड़े भाई बहन हैं, ठीक है, या घर में जो भी है, उनको जा करके ये गुड न्यूज़ देना कि तुम पहली बार कुछ ऐसी चीज करने जा रहे हो क्योंकि इससे पहले तुमने क्लास में किसी क्लास में नहीं देखा हो, ठीक है। तो सही तरीका अपने लेवल के हिसाब से तो यही होना चाहिए कि फोर्स एलिमेंटल फोर्स वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट, एलिमेंटल फोर्स वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट फोर्स का वाई कंपोनेंट। लेकिन मैं कह रहा हूँ क्यों ना ऐसा करें, कि क्यों ना ऐसा करें कि हम ये जो एलिमेंटल फोर्स वेक्टर है ना, इस फोर्स वेक्टर को ही इंटीग्रेट करें, वेक्टर फॉर्म में ही इस एलिमेंटल फोर्स वेक्टर को ही इंटीग्रेट करें। ठीक, कैसे करेंगे वो अभी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर हम किसी तरह से इस एलिमेंटल फोर्स वेक्टर को ही इंटीग्रेट कर पाते हैं, सारे एलिमेंट्स पे जो सारे एलिमेंट्स पर जो फोर्स वेक्टर एक्ट कर रहा है, उन सारे एलिमेंटल फोर्स वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, ठीक है, ये इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करेंगे वो बात की बात है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर हम किसी तरह से इन सारे एलिमेंटल फोर्स वेक्टर्स को इंटीग्रेट कर लेते, तो इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्टेंट है ना, वो और कुछ नहीं, वो नेट फोर्स वेक्टर ऑन कंप्लीट वायर ए बी होगा, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। गलत कह रहा हूँ? तो अगर हम लोग एलिमेंटल फोर्स वेक्टर को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली ही कंप्लीट वैल्यू ऑफ फोर्स वेक्टर पता चल जाएगा, ठीक, कंप्लीट वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो ट्राई करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि एलिमेंटल फोर्स वेक्टर को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं। हालांकि इससे पहले कभी भी हमने वेक्टर को इंटीग्रेट नहीं किया, लेकिन तुम अपनी आंखों के सामने पहली बार एक वेक्टर क्वांटिटी को इंटीग्रेट होता हुआ देखने को जा रहे हो। आई डी एल क्रॉस, ठीक है, इंटीग्रल, इसी क्वांटिटी को हमें इंटीग्रेट कर, तुम देख सकते हो ये जो अंदर जो इंटीग्रैंड है ना, वो वेक्टर है, वो स्केलर नहीं है पहले की तरह। अगर ये इंटीग्रेशन हम परफॉर्म कर देते हैं तो फोर्स वेक्टर की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाएगी, ठीक है। ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। अंदर अंदर की जो क्वांटिटी है उसमें पहला जो टर्म है स्केलर, ठीक है। और किसी भी एलिमेंट के लिए आई तो कांस्टेंट रहेगा, स्केलर क्वांटिटी है, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर चली जाएगी, ठीक, कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर ले गए।
अब उसके बाद दो क्वांटिटीज हैं और ये दोनों डीएल वेक्टर बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, तो तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा डीएल क्रॉस बी वेक्टर को। ठीक है, इस वेक्टर को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मैं एक एडिशनल नॉलेज तुम्हें इंटीग्रेट करने के लिए अभी बता दे रहा हूँ कि जिस तरह से स्केलर क्वांटिटीज को इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास है ना प्रोडक्ट रूल होता है, डिवीजन रूल होता है, उसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज को भी इंटीग्रेट करने के रूल्स होते हैं। तो वेक्टर वेक्टर क्वांटिटीज का दो टाइप का प्रोडक्ट होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं। तो वेक्टर्स को भी जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेट करने में जैसे स्केलर क्वांटिटीज के लिए रूल होता है कि कांस्टेंट क्वांटिटीज को हम इंटीग्रेशन के बाहर ले जा सकते हैं, वैसे भी अगर हम किसी वेक्टर को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उस एक्सप्रेशन में कोई भी कांस्टेंट वेक्टर अगर आएगा तो वो कांस्टेंट वेक्टर भी इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर इंटीग्रेशन का रूल कहता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन में अगर कोई कांस्टेंट वेक्टर आ रहा है तो तुम आंख बंद करके उस वेक्टर क्वांटिटी को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम जैसे इंटीग्रेट करने जाएंगे ना तो पहले तो हम लिखेंगे, ये आई को पहले बाहर निकाल देंगे, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए तो तुम्हें कोई नया रूल बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे वाला जो टर्म है ना, आगे वाले जो टर्म्स है ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, अब तुम इसको इंटीग्रेट करने के लिए ठीक है, इनका जो इंटीग्रेशन लोगे ना तो इसमें ये जो p है ना वो कांस्टेंट वेक्टर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कोई भी एलिमेंट हो वहां पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, किसी भी एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो क्योंकि बी वेक्टर है तो सॉरी वेक्टर बी क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है तो ये वेक्टर बी भी इंटीग्रेशन के बाहर जाएगी। ठीक है, इस वेक्टर बी को भी हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, अगर स्केलर क्वांटिटीज है तो उनका जो प्रोडक्ट होता है उनका ऑर्डर चेंज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो उसमें ऑर्डर सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पे हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, हमें मैग्नेटिक फील्ड ये वाला जो टर्म है ना इसको भी इंटीग्रेशन से बाहर निकालना है, लेकिन ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हम लिखे आई को एज सच लिखते हैं। ठीक है, आई एज सच लिखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को ना बाहर निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन से। तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डीएल। ठीक है, और ये वाला जो टर्म है ना ये इंटीग्रेशन सिर्फ डीएल पर होगा और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। इस एक्सप्रेशन को 10-20 सेकेंड का टाइम लो कॉम्प्रिहेंड करने में, अब्सॉर्ब करने में, फिर बताओ सबको सही लग रहा है। हमें इस कंप्लीट वेक्टर एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना था, वेक्टर रूल इंटीग्रेशन का अप्लाई कर रहे हैं, जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी हो, चाहे स्केलर क्वांटिटी हो या वेक्टर क्वांटिटी हो, अगर अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर जाएगी। तो आई कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर चली गई, बी कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर चली गई। आई और बी को अगर बाहर निकाल देंगे तो इंटीग्रेशन अपीयर होगा सिर्फ डीएल वेक्टर पर। इस डीएल वेक्टर को जैसे ही हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें फोर्स का कंप्लीट एक्सप्रेशन पता चल जाए। अब मेरा क्वेश्चन है कि इस डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या होगा, क्योंकि अगर इस इंटीग्रेशन को हमने इवेल्युएट कर लिया तो हमें फोर्स की कंप्लीट वैल्यू यहीं पर मिल जाएगी। बताओ डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले ये बताओ डीएल वेक्टर का जो इंटीग्रेशन होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी।
अगर हम वेक्टर्स को ऐड करते जाएंगे, इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन है, अगर हम इस डीएल वेक्टर को ऐड करते जाएंगे तो ऐड करने के बाद ये स्केलर क्वांटिटी आएगी क्या? ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो इन डीएल वेक्टर्स को अगर ऐड करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम इस वायर के हर एक एलिमेंटल वेक्टर को ऐड कर देते हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा? अच्छा, इसमें तुम्हें थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ये वायर है हमारा, अगर तुमसे मैं बोलता है कि तुम ना सिर्फ डीएल को इंटीग्रेट करो, इस डीएल को इंटीग्रेट करो, तो डीएल रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट की लेंथ। तो अगर इंटीग्रेशन डीएल पूछा जाएगा तो हर एक एलिमेंट की लेंथ को जब ऐड कर दोगे तो वो जो लेंथ है ना वो टोटल लेंथ ऑफ द वायर के इक्वल हो। ठीक है, टोटल लेंथ। ठीक है, वो ए और बी की डिस्टेंस होगी, मतलब वो लेंथ होगी, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन डीएल नहीं पूछा जा रहा है, इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर पूछा जा रहा है। इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर का क्या मतलब होगा? इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर का मतलब है इस करंट कैरिंग वायर में जितने भी करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर्स है उन सारे वेक्टर्स को ऐड करो, और इन एलिमेंटल वेक्टर्स को ऐड करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, गेस कर सकते हो? ठीक है, तुम लोग अपने दिमाग में ऑब्वियसली कैलकुलेट करके रखे होगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ आंसर, तुम लोग चेक करना कि कितने लोगों का गेस सही था। मैं कह रहा हूँ हर एक एलिमेंटल वेक्टर डीएल डीएल डीएल, इन सारे डीएल एलिमेंटल वेक्टर्स को अगर ऐड कर देंगे तो इन सारे एलिमेंटल वेक्टर्स को ऐड करने के बाद, वेक्टर लॉ अप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी ये बता सकते हो? पॉलीगॉन्स लॉ कहता है कि अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं उन सारे वेक्टर्स को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम इन सारे वेक्टर्स को हेड टेल अरेंजमेंट में रख देते हैं, और इन सारे वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो पहले वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होता है। ठीक है, तो ये वाला जो वेक्टर है ना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है, ये रिप्रेजेंट करेगा इंटीग्रल डीएल, और इसका नाम मैं रख रहा हूँ, इसका नाम मैं रख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, हालांकि डिस्प्लेसमेंट एक अलग चीज है, वो पार्टिकल के मोशन के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट आ नहीं रहा है, लेकिन आ, याद रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से ए और बी के शॉर्टेस्ट पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो वेक्टर एल है ना इसका नाम रखा हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है उसी का नाम रख दिया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अच्छा, इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा, फाइनल पॉइंट कौन सा होगा, वो करंट डिसाइड करे। अगर करंट इधर पास कर रहा है तो ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अगर मान लो करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है तो इनिशियल पॉइंट बी होगा, फाइनल पॉइंट ए होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, एनीवे तुम हमेशा करंट कैरिंग वायर को देख करके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन नेट फोर्स का जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल है ये और कुछ नहीं है, वो उस करंट कैरिंग वायर के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्रॉस एल क्रॉस पी, और ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल फोर्स both in magnitude and direction on this irregularly shaped current carrying wire in uniform magnetic field। और तुम देख सकते हो कि फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो कितना सिंपल आ रहा है, इसको कोई बिल्कुल नया एक्सप्रेशन नहीं है, इसको याद करना बिल्कुल आसान है। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को यूज करके सिर्फ स्ट्रेट वायर ही नहीं, तुम किसी भी शेप के वायर के ऊपर कंप्लीटली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फोर्स की वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, किसी भी इरेगुलर शेप वायर के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए
तुम्हें बस पता लगाना पड़ेगा कि उस वायर के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है। एक बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता चल गया तो तुम आई एल क्रॉस बी इससे टोटल फोर्स इरेगुलर शेप्ड वायर के ऊपर भी कैलकुलेट कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल। कंडीशन सिर्फ ये है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। तो तुम्हें अब समझ में आ रहा होगा कि अब हमें बस इतना पता हो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब कैसा भी करंट कैरिंग वायर होगा, सिर्फ एक अकेले इस छोटे से एक्सप्रेशन को यूज करके हम हर तरह की शेप के वायर के ऊपर कंप्लीट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वायर मान लो हमारे पास, चलो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में मान लो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, फोर्स मुझे चाहिए। तो लेट अस से ये करंट कैरिंग वायर है, इसके ऊपर पूछा गया कि टोटल फोर्स बताओ कितना एक्ट करेगा, किधर एक्ट करेगा। तो तुम इमीडिएटली ना ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट, इनको ज्वाइन करके पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का पता लगाओगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता चलाओ एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का पता लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता चल गया। तो अब क्या प्रॉब्लम है, एल क्रॉस बी से तुम्हें इस वायर के ऊपर टोटल फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। उस टोटल फोर्स का की डायरेक्शन क्या होगी। तो राइट हैंड रूल से एल क्रॉस बी करते हैं। एल किधर है, एल इधर की तरफ है, बी किधर है, इधर की तरफ है। तो एल क्रॉस बी राइट हैंड रूल से इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। इसका मतलब क्या है पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, हमारी जो ये वाली वायर है ना, ये जो वायर है, इस वायर को इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड पुश करेगी। जैसे ही तुम रखोगे वायर को, वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगी, अगर और कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है तो। ठीक है, या मान लो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, और तुम्हें बोला गया है कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, और करंट कैरिंग वायर कुछ ऐसा है, करंट कैरिंग वायर कुछ ऐसा है, ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस करंट कैरिंग वायर के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। तो तुम इमीडिएटली देख करके बोलोगे ये इसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से ही तुम एल क्रॉस बी करो, एल क्रॉस बी फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्स किधर आएगा, इधर की तरफ। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड देखने के लिए आई एल क्रॉस बी, इससे तो डायरेक्शन पता चल जाएगी। और फोर्स का मैग्नीट्यूड देखने के लिए वो आई एल बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन एल एंड बी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल देखना पड़ेगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके ओके, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल वाले। एक्चुअली मैं सोचा वो जो तुम्हें क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज लिखता हूँ ना, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ही होता है, तो उससे कोई ज्यादा मुझे एडवांटेज लगा नहीं। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ। हमारे पास एक रेस्ट्रिक्टेड मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ इस छोटे से रीजन में। ठीक है, 60/60 का ये रीजन, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल शील्ड कर दिया गया। अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट करी, आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता दी गई है 0.24 टेस्ला। ठीक है, अब बोला गया है कि एक करंट कैरिंग वायर है हमारे पास, लेकिन करंट कैरिंग वायर की जो शेप है वो कुछ इस तरह की है। ये करंट कैरिंग वायर कुछ यूं गई, यूं गई, ठीक है, बाहर निकल गई। ठीक है, और इसमें कितना करंट पास कर रहा है, 4.5 एम्पियर। ठीक है, और ये बताया गया है कि ये 60 सेंटीमीटर है, और ये भी 60 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस वायर। सिंबल के टर्म्स में आंसर बताओ।
ये सॉल्व किया, और कुछ भी नहीं बताया गया। देखो, अगर अगर मान लो आज वाला टॉपिक तुमने नहीं पढ़ा होता, तो भी तुम ऐसा जरूर कर सकते थे, पहले इस पार्ट के ऊपर फोर्स निकालते। एल क्रॉस बी फोर्स की डायरेक्शन होती है, एल क्रॉस बी इधर की तरफ, इस पार्ट के ऊपर फोर्स निकालते। एल क्रॉस बी इधर की तरफ, फिर इस पार्ट के ऊपर फोर्स निकालते, एल क्रॉस बी इधर की तरफ, फिर इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट लेते। ठीक है, हालांकि ये वाली लेंथ हमें नहीं पता है, इसको x मान लेते और इसको 60 - x मान लेते, है ना। और ये वाली लेंथ कितनी है, अच्छा ये लेंथ हमें बताई गई है, सॉरी मैंने शायद तुम्हें नहीं, क्वेश्चन में ये वाली लेंथ बता दी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक एक करके पार्ट वाइज तो तुम पहले भी, क्योंकि स्ट्रेट पार्ट से कनेक्टेड है, फोर्स निकाल सकते थे, लेकिन वो लेंथी होता। अब तुम्हें पता है कि हमें वो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम इस पूरी कंप्लीट वायर के ऊपर एक बार में फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स तो इतने ही पार्ट पे एक्ट करेगा ना, फोर्स तो यहाँ से लेकर ये ए पॉइंट है और बी, इसी के बीच में फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि बाहर वाला पार्ट तो मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं, इसी पार्ट पर फोर्स एक्ट करेगा। कितना फोर्स एक्ट करेगा कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाए, इरेगुलर शेप का वायर है तो इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख लेते हैं। वो होगा ए को से बी को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, वो है ए बी। इसकी लेंथ कितनी होगी, तो तुम जानते हो ये 60 है, ये 30 है, तो √60² + 30²। ठीक है, लेंथ तुम्हें पता है, तो इस कंप्लीट वायर के ऊपर तुम फोर्स की वैल्यू एक बार में लिख सकते हो। फोर्स की वैल्यू होगी आई एल क्रॉस बी। फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, फोर्स की डायरेक्शन, तो एल इधर है, बी इधर है, नेट फोर्स की डायरेक्शन तुम बोलोगे कुछ ऐसे एक्ट करे इधर, ये नेट फोर्स है। मतलब इन तीनों पार्ट्स के ऊपर अगर फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हो कुछ इसी डायरेक्शन में आता है। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो हमें एल और बी के बीच में एंगल देखना पड़ेगा, और इस केस में एल और बी के बीच में एंगल कितना है, एल बी, एल बी साइन कितना, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, और वेक्टर एल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोर्ड के प्लेन में है, तो ये साइन 90। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू होगी आई एल बी के इक्वल, जिसमें एल कितना है, एल की वैल्यू √30² + 60², इसको एसआई यूनिट में चेंज करके लिखो, क्या प्रॉब्लम है, कर लोगे क्वेश्चंस। एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास एक मान लो इस तरह से सर्कुलर रिंग है, हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है इस तरह से। ठीक है, और क्वेश्चन में बता दिया कि उसका एक पार्ट ना हमने कट कर दिया है। इसमें करंट पास कर रहा है, और करंट क्वेश्चन में बता दिया इस तरह से जा रहा है, ये करंट है, और ये एंगल थीटा है। अब पूछा गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बता दी गई है, और मैग्नेटिक फील्ड लेटर से आउटसाइड इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है। अब पूछा गया है कि ये बताओ कि इस सर्कुलर आर्क के ऊपर नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा और किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा।
कितना है? ओके, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो ये वाला वेक्टर होगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डायरेक्शन किधर होगी? ठीक, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी वायर के ऊपर फोर्स एक्ट करता है आई एल क्रॉस बी, जहां पर एल का मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे एल क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन आएगी एल क्रॉस बी किधर? लेफ्ट फॉरवर्ड फोर्स इधर की तरफ आ रहा है, एल क्रॉस बी इधर की तरफ आ रहा है, मतलब इस वायर के ऊपर ना, इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नेट फोर्स इधर की तरफ अप्लाई करेगी। ठीक है, मतलब इस सर्कुलर आर को मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लेफ्ट डायरेक्शन में पुश कर रही है, ये नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, उसके बाद मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा आई एल बी साइन 90 डिग्री। यहाँ पे आई गिवन है, बी गिवन है, लेकिन एल गिवन नहीं है, तो हमें एल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये रेडियस आर गिवन है इसके लिए, ये रेडियस आर है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। इस यहाँ से तुम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये थीटा/2 है। ये आधी लेंथ जो है वो आर साइन थीटा/2 के इक्वल होगा, तो टोटल लेंथ लिखेंगे 2 टाइम्स आर साइन थीटा/2, ये नेट फोर्स होगा। ठीक है, ठीक है, आज बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें किसी को कुछ पूछना है? अभी तक के टॉपिक में कोई कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो।